सभी को नमस्ते। आज जिस पावन धरती पर है ना, जैसा कि नाम ही है आत्मीय परिसर, तो आत्मीय परिसर में उपस्थित सभी आत्मीय जनों का खूब दिल से आभार करती हूँ मैं। और ज्ञान की महिमा को आज मैं देख पा रही हूँ कि जो थोड़ा सा भी मेरे में आया श्री ए नागराज जी बाबा जी के कारण, वो उसके कारण आज मैं आप जैसे शिक्षाविदों के बीच में खड़ी हूँ, है ना। जबकि मैं एक सामान्य गृहिणी रही हूँ, लेकिन जब मानव ज्ञान से पूरा होता है तो उसकी महिमा कैसे बढ़ती है उसको मैं आज खुद में देख पा रही हूँ, है ना। तो आप सबके सामने मेरे को उपस्थित होने का अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और एक बहुत भले हमारी छोटी सी सभा है, पर क्यों ये विश्वास हो रहा है कि शायद ये ऐतिहासिक हो, है ना। ऐतिहासिक मतलब कि आज हम उस बात को लेके वर्तमान में खड़े हैं जहां हम अपने विगत को भी लेके बैठे हैं। जो हमारे परंपरा रही है गुरुकुल की, है ना, जहां पर एक्चुअल में जो ब्रह्म विद्या की बात करी गई है कि गुरुकुल में ये होता ही था। तो आज हम अपने विगत को भी लेके खड़े हैं और अपने भविष्य की अपार संभावनाओं के साथ भी है। तो विज्ञान युग को भी साथ में लेके चल रहे हैं और हमारा जो एक आध्यात्म था उसके साथ हम यहाँ खड़े हैं। और ये भी सौभाग्य की बात है कि स्वामी जी के कारण, बाबा जी के कारण, है ना, आज शिक्षा को उस जगह पर लाया गया कि वो अभी की जनरेशन को भी स्वीकार हो सकती है। ऐसा उसका स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रयोग हम लोगों ने बाकी हायर एजुकेशन में तो हो ही रहा है, लेकिन अगर उसका शुद्ध रूप छोटे से रूप में अभिभावक विद्यालय में 12 साल से हम करके देखे और उसमें लग रहा है कि हाँ, जो बात आज शिक्षा नीति में आई है कि कैसे हम मूल्यों का समावेश करें शिक्षा में, तो उसका एक प्रयोग हो चुका है और उससे जो रिजल्ट आए हैं, उससे जो संतुष्टि मिल रही है, विश्वास बढ़ रहा है, उसी को लेके आज हम यहाँ खड़े हैं। तो ये भी मेरे को विश्वास है कि आप सब ने भी, है ना, बहुत कुछ सोचा ही होगा, क्योंकि आप सब शिक्षा में डूबे भीगे घिरे हैं सब। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप लोग की तरफ से, है ना, कि आप लोगों ने शिक्षा में व्यवहारिक शिक्षा के समावेश के लिए क्या सोचा है, क्या किया है। तो आप लोग का यदि और एक बार विचार आ जाए, है ना, तो पूरी सभा हमारी एक ऐसी जगह पे आ जाएगी जहाँ हम सब एक दूसरे को जानते हैं। मतलब सिर्फ मेरा परिचय हो गया ऐसा नहीं, आप सब ने भी बहुत कुछ सोचा हुआ है कि कैसे हम एजुकेशन में मतलब एक जो मिसिंग भाग है कि बहुत पढ़ लिख के भी कुछ मिसिंग रह जाता है ना। मतलब कितना पढ़ लिख के भी लगता है कि क्या छूट गया, उसके बाद भी क्यों जीवन में सुख शांति नहीं है ना। क्योंकि जीना तो खुद के साथ होता है, या फिर परिवार के साथ होता है, या समाज के साथ होता है, या धरती के साथ होता है। तो क्यों ऐसा लगता है कि इतना पढ़ लिख के भी मेरे अंदर कंफ्यूजन बना ही रहता है। होता है ना ऐसा कि इतना पढ़ लिख के फिर मेरे अंदर कंफ्यूजन क्यों मैं सही निर्णय नहीं ले पाती हूँ, है ना। कई जगह हम अटकते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए, है ना। इस मेरे सामने ये सिचुएशन आई है तो इसको मैं कैसे हैंडल करूं, है ना। चाहे वो मेरे थॉट को लेकर ही क्यों ना हो, चाहे मेरे विचारों को ही क्यों मैं नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ, क्यों मेरे विचार इतने रैंडमली घूमते रहते हैं, है ना। कई बार हम खुद से ही नहीं, अपना खुद का सामना भी नहीं कर पाते हैं और फिर उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो फिर भागेंगे कहाँ, है ना। तो ये जो अपने आप से भागने की जरूरत पड़ती है और हम फिर दिखावा, छलावा, भुलावा, है ना, यही 3 जगह बचती है जहां हम खुद से भाग रहे होते हैं, है ना। या तो हम ओवरलैपिंग में रहते हैं कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ कि मैं परेशान हूँ, है ना,
मैं बताना नहीं चाहती हूँ कि मेरे अंदर समस्या है, क्योंकि लोग मेरे को कमज़ोर समझेंगे, और कोई भी मानव अपने आप को कमज़ोर समझना नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं हम दिखावे में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, है ना। कोई ये नहीं चाहता है कि मतलब जब हम अपने आप को ही फेस नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को ही छल देते रहते हैं। नहीं नहीं, मेरे को और ये तो समझ में आता है ना, ये नहीं आता तो क्या होता है, मेरे को ये तो आता है ना, है ना। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं अच्छी डॉक्टर तो हूँ ना, है ना। मैं अगर फैमिली नहीं संभाल पाती तो क्या होता है, मैं अच्छी टीचर तो हूँ ना। हम अपने आप को ही ना इधर उधर सेट करके संतुष्ट करते रहते हैं कि नहीं नहीं, मैं अच्छी हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन ये बार बार हमको ना एक प्रकार से ना वो पीड़ा बनी ही रहती है कि नहीं, यहाँ मैं फेल हूँ, यहाँ मैं कम हूँ, यहाँ कुछ और की इच्छा है। तो मतलब क्यों मल्टी डायमेंशनल हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, जबकि शिक्षा में तो बच्चा 20 साल दे रहा है, हमने भी दिया है, तो कम तो नहीं होता है 20 साल। 20 साल तो एक विद्यार्थी समर्पित ही है शिक्षा व्यवस्था में। टीचर पेरेंट्स भी समर्पित है। मतलब हर पेरेंट्स का आज एक ही एम होता है कि कैसे मैं अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे दूं। उसमें लगे ही पड़े हुए हैं सारे पेरेंट्स, कोई मेहनत में कमी नहीं है। हर पेरेंट्स की ये चाहत है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के समझदार हो जाए। हर टीचर अपना बेस्ट लगा रही है, इतनी मेहनत हो रही है, फिर भी क्या मिसिंग है ना। इतना एजुकेशन होने के बाद समस्या बढ़ क्यों रही है, कम क्यों नहीं हो रही है। ऐसा हो रहा है ना। आज एजुकेशन की कमी नहीं है ना। एजुकेशन से जो हमको साधन संपन्नता मिली उसकी भी कमी नहीं है। आज हम सबके पास सुविधाओं की कमी नहीं है क्या कमी? मेरी जरूरत से ज्यादा ही है मेरे पास, है ना। एजुकेशन भी बहुत है, फिर व्यक्ति में समस्या क्यों, फिर कॉन्फिडेंस लूज क्यों, फिर मैं अपने लाइफ की कोई भी सिचुएशन को फेस क्यों नहीं कर पा रही हूं, फिर परिवार में टूटन क्यों। अगर हम बोल रहे हैं शिक्षा है, साधन संपन्नता है, फिर परिवार क्यों टूट रहे हैं, है ना। और परिवार भी क्या टूट रहे हैं, मतलब अब तो हम वहां पहुंच गए हैं। अगर अपन लोग सर्वे करते ही रहते हैं, चूंकि एजुकेशन से जुड़े हैं, तो एक समय था जब 3-3 पीढ़ी एक साथ रहती थी, है ना। फिर लगा कि नहीं, कम रहेंगे तो सब शांति से रहेंगे। यही भ्रम रहा ना हमको कि मेंबर कम होंगे तो शांति से रहेंगे। तो चलो भाई, मैं और मेरे बच्चे, तो पति पत्नी और बच्चे, यहाँ पहुंच गए हम। अब लग रहा है और कम होंगे तो सुख से रहेंगे। तो पति पत्नी सोचते हैं बस एक ही बच्चे करो, 2 करने से लड़ाई होती है। तो अब हम एक बच्चे में आ गए हैं। धीरे धीरे तो ये भी हो रहा है कि बच्चे करो ही मत, है ना। इनको संभालना बहुत भारी काम है। वहां पहुंच गए, और सिर्फ वहां नहीं पहुंचे, हम शादी ही क्यों करें। हम वहां पहुंच गए हैं कि हम शादी ही क्यों करें, क्योंकि 2 लोग भी साथ में नहीं जी पा रहे हैं। जबकि एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, संपन्नता की कोई कमी नहीं है। तो ये अब हमको सोचना होगा पहले, है ना, कि संबंध चाहिए कि नहीं चाहिए। अब तो वहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया है। सभा के लिए एक प्रश्न ही है, एक जिज्ञासा ही है ये, कि हम सब सोचें संबंध चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए, अगर चाहिए तो क्या करेंगे? अगर चाहिए तो फिर से प्रयास करेंगे, है ना। आज हम सब इसीलिए बैठे हैं कि और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। तो चाहिए, है ना। अगर चाहिए तो थकान कैसी,
तो आज तक जो हुआ, जो मिला, जो नहीं मिला, कोई बात नहीं, चलो फिर से कोशिश करते हैं, है ना। तो चाहिए कि नहीं चाहिए ये पहले अपने अंदर निश्चित हो जाए। अगर वो निश्चित नहीं होता है तो हम हिलते डुलते ही रहते हैं। जब हमारी हमारों से अपनों से बनती है तो लगता है चाहिए, जब अपनों से नहीं बनती है तो लगता है नहीं चाहिए। तो अपने को ही पता नहीं है कि चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस पर खूब अच्छे से हम सब सोच ही सकते हैं, है ना। अपने बच्चों से भी पूछ सकते हैं, हम जिनको पढ़ा रहे हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई जांचो, संबंध चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो संबंधों को पहचानना होगा, है ना। अगर चाहिए तो संबंध को पहचानना होगा कि संबंध है क्या, और पहचान कर उन संबंधों के बीच में कोई वैल्यू है, कोई मूल्य है जिसके कारण संबंध दृढ़ होते हैं। वो साधन, वो पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे होते तब तो अभी तक कितने संबंध दृढ़ हो गए रहते। और वो ये जो आज हम जिसको शिक्षा बोल रहे हैं, है ना, कि भाई मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, इसका मतलब है कि संबंधों के बीच की वैल्यू उससे भी अलग कोई बात है। वो तो है ही, क्योंकि हमारी जरूरत को पूरा करती है, पर कुछ और मिसिंग है जो संबंधों को, है ना, बांध के रख सके। तो उन वैल्यूज के लिए जो भी हमको मार्गदर्शन मिला है और जो प्रयोग किया है, बहुत छोटे रूप में प्रयोग हुआ है, उसके बारे में तो मैं रखूंगी ही बात, है ना। जितना भी हुआ है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम एकदम अभी सफल हो गए हैं, लेकिन एक झलक मिल गई है कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो ये जो भाग है जो स्वयं में कंफ्यूजन के रूप में है, परिवार में शिकायत के रूप में है, समाज में एक डर के रूप में है ना। आज हम समाज में हर चीज से डरते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं, है ना, या समाज से कोई खाना भी आ रहा है तो हम डर रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या डला हुआ है। तो हर जगह डर है एक। तो कैसे समाज में, है ना, भय मुक्त हो, और ये जो धरती में असंतुलन हो गया है उसका क्या कारण है, उसका क्या उपाय है। तो मेरे को लगता है कि खाली जो एक वैल्यूज जिसकी अपन आज बात करने वाले हैं, अगर वो समझ में आता है तो ये सारी चीजें पूरी होगी। इसको आप लोग जांच सकते हैं ना, लेकिन उसके पहले वापस मेरे को लगता है कि हम सब एक उसमें आ जाए। तो आप लोगों ने भी बहुत कुछ किया ही होगा, ये विश्वास है, सोचा ही होगा, है ना। तो आप लोग की एक शेयरिंग अपन कर लेते हैं, है ना भैया, कि आप लोग क्या सोचे हैं कि हम एजुकेशन में कैसे, क्या चीज से हम संतुष्ट हैं। अगर हम अपनी बात रखें तो दो ही में रख सकते हैं कि आज का जो विषय वस्तु है, आज की जो शिक्षा है ना, जिसके पूरा उसका कंटेंट है, उससे हम कितने संतुष्ट हैं और क्या भाग हमको मिसिंग लग रहा है ना, और या फिर वैल्यूज के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग की तरफ से आएगा तो जहां लगेगा कि हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं और आपसे ले सकते हैं, तो हम आपसे कुछ लेके भी जाएं और हम जो किए हैं वो आपको दे के जाएं, तो हम सब फुलफिल हो जाएंगे। तो उसको एक शेयरिंग कर सकते हैं। बढ़िया दीदी। तो जी, माइक यहाँ पे आगे पीछे दो है, सब जी। लोग कृपया माइक में ही अपना हाथ रेज करेंगे तो पहुँच जाएगा। जी जी, बढ़िया। और ये गोष्ठी की तरह ही चले तो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। जय स्वामीनारायण दीदी। हम लोग वैल्यूज़ एक सब्जेक्ट की तरह भी स्कूल में पढ़ाते हैं, जिसमें हम स्टोरीज थ्रू, एक्टिविटीज़ थ्रू ऐसा बच्चों में कुछ वैल्यूज़ इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं कि शेयरिंग है। तो हम ऐसे ही नहीं सिखाते कि शेयरिंग करना चाहिए, पर किसी के पास नहीं है तो उसको ऐसे भाव नहीं दिखाना कि मेरे पास कम है कि नहीं है, उसको इन्फीरियर मत फील करवाओ, क्योंकि हम सब एक है। तो पहले टीचर ही स्टार्ट करेंगे कि चलो मेरे पास 2 पेन है तो एक आप ले लो, मेरे पास ज़्यादा है, मुझे एक ही पेन की ज़रूरत है। तो ऐसे बच्चे भी सीखते हैं कि ज़्यादा है, मेरे कंपास में भी 5-6 पेंसिल्स है, मुझे एक साथ तो यूज़ नहीं करनी है। तो वो चीज़ वो टीचर से ही सीखते हैं।
और स्टोरीज़ भी हम लोग यूएचवी में करवाते हैं। जैसे कि बच्चे हैं तो उनको सारी वैल्यूज सिखाते हैं, ऐसे शेयरिंग तो सिखा दिया, पर दूसरों का मान कैसे रखना है, तो हम खुद भी उनको आप कह के बुलाते हैं क्लासरूम में। तो वो सीखते ही है कि टीचर हम छोटे हैं तो भी आप कहते हैं, तो हमें भी ये सीखना है। तो वो एक दूसरे को भी वही नाम से बुलाते हैं कि चलो आप मुझे ये दे दो करके। तो बढ़िया, ऐसे उनमें वो डालने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदी तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, बट आई फील कंसंट्रेशन आई थिंक बहुत ज़रूरत है अभी स्कूल्स में। कोविड टाइम में 2 बरस हमारे ख़राब गए। द चिल्ड्रन हैव लैक्ड कंसंट्रेशन एंड वैल्यूज़ हमें ऐसी सिखानी चाहिए जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रहती है। हम वी आर कॉपिंग द वेस्ट विच इज़ नॉट सो फिजिबल। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो वैल्यूज़ होती है उसको हमें बच्चों को पाठ करना चाहिए राइट फ्रॉम 4 इयर्स लेवल। 3 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं चलता है वैल्यूज़ का, पर जब 4 साल के होते हैं तब से थोड़ा थोड़ा अगर सिखाते हैं बच्चों को वैल्यूज़ को, आई थिंक देन दे लर्न द वैल्यूज़। और बच्चों को स्ट्रेंथ हम दे देते हैं, पर वी डोंट टीच देम कि जब फेलियर होता है तो कैसे बढ़ना चाहिए। तो आप कभी देखते हैं कि बहुत सुसाइड केसेस होते हैं छोटे छोटे यंगस्टर्स में। दैट इज़ द रीज़न कि हमें फेलियर्स को सिखाया ही नहीं है बच्चों को। तो फेलियर्स हमें अगर सिखाते कि हम फेल होते तो भी हम बढ़ सकते हैं, देन आई थिंक ये सब होता है वो स्टॉप हो जाएगा। एक पूरा रैट रेस है अभी एजुकेशन में, पूरा 11th-12th में डाल दिया क्लासेस में, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, पूरा टाइम पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। एंड देन इफ़ यू सी द ड्रॉप आउट रेशियो ऑफ कॉलेज, इट इज़ मोर देन द नॉर्मल चिल्ड्रन हु गो टू द स्कूल। तो ऐसी वैल्यूज़ बाइंड करके रखते हैं अगर स्कूल से, राइट फ्रॉम एंड कैरी ऑन करके, तो छोड़ नहीं देना है बीच बीच में। तो ऐसा करोगे ना, आई थिंक वी विल गो हेड विद द एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी अभी बोल रहे हैं कि करो। वी शुड इम्बाइब इट एट दिस जंक्चर इटसेल्फ इन ऑल द स्कूल्स। नहीं होता है वो पता है, पर ये क्लासेस जो होते हैं वो बच्चों को खलास कर देते हैं। दे डोंट गो टू स्कूल, 11th-12th में नहीं जाते हैं, और देन वी डोंट नो व्हाट इज़ द सिचुएशन आफ्टर दे गो टू द कॉलेज। थैंक यू। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। जी, एक अनाउंसमेंट है, आप जब कुछ भी बात शेयर करो तो आप अपना नाम और कौन सी स्कूल से आ रहे हो वो आप बताएं, ताकि इस तरह से एक अपना परिचय भी हम यहाँ पे शेयर करें अपना। बहुत थैंक यू। बढ़िया। दीदी, हेलो, जी, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम रेनू शर्मा है, मैं सर्वोदय एजुकेशनल नेटवर्क से आई हूँ। जैसा कि आपने जो एजुकेशन के बारे में बताया कि मोरल वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। अभी मैं जो ऑब्ज़र्व करती हूँ, छोटे छोटे बच्चे सॉरी बोलने में उनको ईगो हर्ट होता है। ये मैंने बहुत फील किया है कि टीचर्स के भी आपस में, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, बेटा सॉरी बोलने से बहुत अच्छी फीलिंग आती है और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। दूसरी चीज़ जो हमारे स्कूल में है, हम लोग बच्चों के अंदर प्रकृति प्रेम के लिए बहुत आगे उनको प्रोत्साहित करते हैं। हमारा मानना है भगवान का मतलब है, भा का मतलब भूमि, गा का मतलब गगन, वा का मतलब वायु और ना का मतलब नीर। तो अगर हम इस तरीके से भगवान को देखेंगे, प्रकृति प्रेम के साथ देखेंगे, तो हमारा आगे फ्यूचर अच्छा होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं प्रकृति में इतना प्रॉब्लम्स, मतलब चेंजेस आ गए हैं, कोई मौसम के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हम पेड़ काट रहे हैं, हम कहीं कचरा फैला रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को इस तरह से भी प्रेरित करें कि क्या है प्रकृति, और वो प्रकृति को समझें और वो उनके लिए ही अच्छा है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, बढ़िया। सभी कुछ सोच ही रहे होंगे। देखो, जरूरी नहीं है सभा में बैठे हर व्यक्ति कुछ सोच रहा है, क्योंकि हम सब समाज के बीच में हैं ना। जी,
मेरा नाम डॉक्टर तरुण पेथानी है, सत्य प्रकाश विद्यापीठ से हूँ। पिछले 4 साल से जो समझ में आया उसके हिसाब से थोड़ा प्रयत्न किया है। एक ध्यान में आया था और अभी भी हम सबको ध्यान में ही है कि जो एनवायरनमेंट है पूरा समाज का, उसमें एक बात पूरे भारत में कॉमन है, वो ये है कि जो बच्ची है, जो दीकरी उसको बोलते हैं यहाँ लेडीज, उसका सम्मान नहीं है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने पिछले 3 साल से मैं इसमें लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्क करना चाहता हूँ। लोग बात करते हैं लेकिन वर्क नहीं करते, तो मैंने थोड़ा वर्क किया। तो ऐसा किया कि मेरे 2000 जो बच्चे हैं उसमें आधी बच्चियाँ हैं, तो उसको उसकी मम्मी को मैंने समझाया और 3 महीने का एक प्रोग्राम रखा। वो ये रखा कि नारी पूजन अपने घर में करना है। तो विथ अटेंडेंस हाजिरी पत्रक मैंने सबको भेजा, सब मम्मी को, और मम्मी ने पप्पा को अपनी बच्ची की पूजा कराई। और जो बच्चा देख रहा है, उसका लड़का, उसमें यही संस्कार डालने का प्रयत्न किया कि वो अगर बड़ा हो तो ये देखे कि किसी भी रूप में स्त्री वो पूजनीय होनी चाहिए। ये प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है और बहुत सारा उसमें रिस्पॉन्स भी मिला। दूसरा प्रयत्न किया कि प्रकृति और पूरा इकोलॉजी है वो बिगड़ा हुआ है, तो बच्चों को यहीं से संस्कार वो डाले। तो 1 साल हमने ये सतत कार्यक्रम किया कि बच्चे को प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। और उसके बाद हमने एक फंक्शन किया जिसका एनुअल फंक्शन जो सभी स्कूलें करती है, लेकिन मैंने उसकी थीम यही रखी और 6 कलाक का एक फंक्शन किया बहुत बड़ा, और 70-80 उसमें अलग अलग कृति थी। उसकी थीम यही थी, और एक भी पिक्चर के गीत में हमारा बच्चा डांस नहीं करना चाहिए, वो मेरी स्ट्रिक्ट सूचना थी। तो सब ने अभी अभी ख़त्म किया है, 14 तारीख को, लास्ट शुक्रवार को था। तो बहुत सारा रिजल्ट है। थोड़ा वर्क करने का प्रयत्न किया है, आपके जैसे डीप में नहीं गया, लेकिन जो जो सामने आया उसमें जो भी हो सकता है वो करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं थोड़ा। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया। और भी कोई बताना चाहे तो ना? हम, ताकि हम देखो जितनी भी बात आ रही है वो हम सब एक दूसरे से ले ही रहे हैं, तो हम सब ये सारी चीज़ों को फिर वो कर ही लेंगे। और भी यदि कोई अपनी बात रखना चाहे तो दीदी आप जी। आप सब ने काम किया है बहुत, है ना, सोचा है, कम से कम सोचा है, तो वो सब तक आ जाए। यहाँ की नाना मुवा स्कूल है, 93 नंबर की स्कूल, उसमें मैं प्रिंसिपल हूँ। 2012 से जब स्कूल में आई तो 300 छात्र थे, तो बच्चों में हमने देखा कि भौतिक सुविधाओं की कमी थी, तो हमने समाज को जोड़ा। अभिभावकों को पहले तो स्कूल में आते थे तो ठीक से, मैंने टीचर्स का एटीट्यूड भी चेंज करने की ट्राई की कि हमारे जो बच्चे वो बहुत आर्थिक परिस्थिति उसकी बहुत वीक होती है, तो ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब एजुकेशन देने जाना है तो वो लोग किसके लिए आते हैं, शिष्यवृत्ति के लिए आते हैं। स्कॉलरशिप मिल गई, अब स्कूल नहीं जाना है, तो उसका जो हाजिरी जो होती थी, मतलब उसकी जो वहाँ पर अटेंडेंस है वो बहुत कम थी। तो अटेंडेंस कैसे बढ़े, ये बच्चों को मैंने जाके पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई बोलता है पुलिस बनना है, कोई बोलता है टीचर बनना है। लेकिन मैंने पूछा कि चलो टीचर बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, टीचर कैसे बनते हैं, अच्छा चलो पुलिस कैसे बनते हैं, कोई नो आइडिया। मतलब बच्चों को सिर्फ 2 ही चीज़ पता थी। हम लोगों ने मोटिवेशन स्पीच की शुरुआत की 2012 से। हर 15 दिन में किसी वक्ता को बुलाए, कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आकर बात करे, कोई कलेक्टर है, कोई अच्छे से, हमारे राजकोट में अभी एक बच्ची है वो पायलट बनी, तो उसे बुलाया कि उसके पेरेंट्स तो रिक्शा चलाते हैं लेकिन पायलट कैसे बनते, प्लेन कैसे चलाते, ये सारी चीज़ें की। कलेक्टर को बुलाया, वो कलेक्टर कैसे बने, उनकी वहाँ पे आके उनको भाषण नहीं देना है, लेकिन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था कि अपने जीवन की संघर्ष की बात करें। हमारा एक जादव आशीष करके एक विद्यार्थी था जो गुजरात में फर्स्ट इंजीनियरिंग में आया, उसने जब आके अपनी बात बताई तो वो बोल रहा था कि मैं 8th में मैथ्स में फेल हुआ था,
लेकिन तब मुझे जब सबने बोला और मुझे खुद को रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसमें कैसे मैं इसमें वीक रह गया, इसमें मैं कैसे फेल हो गया, तो वहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई और वो पूरे गुजरात में फर्स्ट आया, तो गुजरात में इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए उसे मैथ्स चाहिए था, लेकिन जहाँ वीक था वहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया। तो ये बातें बच्चों को पढ़ानी शुरू की। बच्चों को बोला कि आप दैनिक डायरी लिखिए। मैं खुद ड्रामा लिखती हूँ, मैं नाटक लिखती हूँ। वनीता राठौड़ नाम है मेरा, मैंने नाम बताना। हाँ, तो मैं खुद फिल्में हमने बच्चों को लेकर शॉर्ट फिल्में बनाई। कोई अच्छा गाता है तो उसको दूरदर्शन में लेके गए, लेकिन हमने पेरेंट्स को जोड़ा, पेरेंट्स के साथ हमने समाज को जोड़ा। तो 68 लाख का हमको दान मिला और हमारी स्कूल की सारी जो भौतिक सुविधाओं की कमी थी वो फुलफिल हो गई। हमने इसके साथ एक काम और किया कि बच्चों के जो पेरेंट्स थे, अभी कोरोना में बहुत हम लोगों ने उसे किट वगैरह दिलाई, करियाना वगैरह घर तक पहुंचाया, लेकिन हमने देखा कि बच्चों में कुछ इन्फीरियर फीलिंग्स होती है कि कोई आके दे जाता है। तो हमने एक दिल की दीवार करके एक रूम बनाया कि जिसमें आसपास के लोगों को बताया कि जो हम लोग दिवाली पर नए कपड़े खरीदते हैं, लेकिन हमारे पुराने कपड़े ऐसे ही कपट में पड़े रहते हैं, कोई ऐसे ही रख देता है, लेकिन आपके कपड़े कोई डबल नहीं हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि ये किसी और को खुशी दे सके। तो हमने ऐसी सिर्फ कपड़े नहीं, आपके अगर आप नई घड़ी ले रहे हो, आप नई चीज़ें ले रहे हो, आपके बच्चे बड़े हो गए, आपके खिलौने पड़े हैं घर पे, सारी चीज़ें हमारे अपने स्कूल में एक रूम रखा है हमने, जहाँ पे लोगों को आके रखना है, नया बना के रखना है, अच्छे से बैग में रख के रखना है। लेकिन जो भी बच्चे को चाहिए तो उसे हमें अपने हाथ से नहीं हम देते। वो रूम में जाता है, कोई अभिभावक भी जाता है तो रूम में जाता है, अपने हाथ से सिलेक्ट कर लेता है। उसको भी कुछ रखना है तो वो रख सकता है अपनी चीज़ की। वो हमने पॉलीथीन बैग भी ऐसी रखी है कि कोई देख ना पाए कि उसने क्या लिया। जो भी चीज़ चाहिए तो एक एक करके जाते, ये भी हमने किया। प्लांटेशन के लिए भी, प्रकृति के लिए भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किए। आज हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। डिसिप्लिन का जो प्रश्न था, बहुत मतलब जिस वातावरण से वो लोग आते, पहले तो हम लोगों ने बैग चेक की तो बैग में से वो दारू की कोथड़ी निकलती है, 50 रुपए की 3 आती है, तो बोले कि 2 कल लेके गया था, 2 पापा ने ले ली, 1 पड़ी रही। तो स्कूल में स्मेल आई तो पता चला कि ये बच्चे तो ऐसे खरीदते। व्यसन मुक्ति के लिए हमने काम किया। तो सिर्फ बच्चों के व्यसन नहीं हमने छुड़वाए, लेकिन हम लोगों ने ऐसा किया कि रक्षाबंधन पर उनको बुलाया, चलो 30 जनवरी है तो गांधी निर्वाण दिन है, तो हम लोगों ने पेरेंट्स के साथ बहुत सारी मीटिंग की और उसमें हम लोगों ने इसके साथ हमने थोड़े इमोशंस जोड़े। मैंने सबको अपना भैया बनाया कि चलो आप में से जो लोग भी दारू छोड़ेगा। 26 लोगों ने अपना दारू का मतलब वो शराब छोड़ दी। तो हम लोगों ने ये भी बच्चों में कोशिश की है कि उनकी जो बुरी आदत है, जैसे कि वो गंदा बोलते मतलब हमारे यहाँ गाड़ बोलते हैं, जो उसके बैड हैबिट्स है, तो वो डालने से हम लोगों ने उनको अच्छे श्लोक सिखवाए। जैसे कि सब लोग अभी रुद्री कर रहे हैं, शिव रुद्राभिषेक का जो श्लोक है वो कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने हमारे जो 8th के स्टूडेंट है जो अभी विदाई पाते हैं, मतलब हमारी प्राइमरी स्कूल है तो 8th स्टैंडर्ड हमारा लास्ट है, लेकिन हर साल लास्ट 10 साल से हम बच्चों को गीता प्रेजेंट में दे रहे हैं। मतलब जो लोग जा रहे हैं ना तब उसको गीता देते। वैसे तो हम पढ़ाते ही और स्कूल में बहुत सारे हैं। और हम लोगों ने 150 गांधी जी के एक हमारा नेशनल मीडिया ने हमारा वो लिया था कि गांधी जी की आत्मकथा जो सत्य का प्रयोग, वो हमारे सभी बच्चों को हमने पढ़ने के लिए दी। फिर उसमें से निकाले कि क्या क्या ठीक है। बहुत सारा इस वैल्यू एजुकेशन पर हम ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीज़ें मतलब हमको लेने वाली है जो आप लोग की तरफ से आ रही है। बहुत सुंदर। दीदी मैं आपको भी परिचय करवा दूं, जो दीदी बोल रही थी, वनीता दीदी, वनीता राठौड़ जी। एक्चुअली वो 2 टाइम्स राष्ट्रपति अवार्ड विनर है इस फील्ड में, तो जैसा उनका शेयरिंग है। और भी काफ़ी सारे स्कूल्स से, मतलब नामी स्कूल है राजकोट के, उनके लोग आए हैं। जैसे मोदी स्कूल है, प्रीमियर स्कूल है। देर आर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 डिस्टिंग्विश्ड स्कूल्स मेंबर्स आर देयर। शार्दुल विद्यालय में से भी है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक, उनका थोड़ा, पंचशील स्कूल में से काफी है, एकदम एकदम, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जी, क्योंकि अब तो सब अच्छे काम करने वालों को एक होने की जरूरत है और हम सब इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, है ना। बताइए बताइए दीदी। जी एकदम स्वागत है। मेरा नाम कृष्णा है। हम पंचशील स्कूल से आए हैं। हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए
बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है जिससे उसका आगे का भविष्य हो। और हम एक काउंसिल से जुड़े हैं जहाँ से हर साल फॉरेन से टीचर्स आते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसको भी कुछ सिखाते हैं। तो हर साल कोई ना कोई ऐसे फंक्शन होता है और वो वहाँ से आते हैं फॉरेन से टीचर्स और इंग्लिश भी सीखते हैं उनसे, और हमारा गुजराती भी वो वहाँ पे सीखते हैं। वो यहाँ पे आते हैं ना तो ऐसा सोचते हैं कि इंडिया है वो बहुत अच्छा कंट्री नहीं है, पर वो जब यहाँ पे आते हैं ना तो उसको बहुत मज़ा आता है। हमारे यहाँ वो हर बार बोलते हैं कि हम दूसरी बार भी यहाँ पे आएंगे। इससे हमारा क्या होगा, दूसरे कंट्री में भी हमारे इंडिया का रिप्रेजेंट होगा और उसको भी पता चलेगा कि नहीं, इंडिया इतना भी नहीं है, वो अभी बढ़ रहा है, विकास हो रहा है उसका। इस तरह से थैंक खूब यू। बढ़िया, खूब सुंदर। हाँ, वो उस टाइम नहीं थी। हाँ हाँ, मेरे को समझ में आता है। बताइए दीदी, बताइए जरूर। वो क्या हुआ था उस टाइम में नहीं थी ना, इसलिए मुझे नहीं पता। अच्छा। कौन से ईयर में था बताना। हमारी स्कूल में गांधी जीवन दर्शन रखा था, जिसमें गांधी जी के जन्म से लेकर उसकी पूरी जीवन कथा यहाँ पे बताई थी। पूरा प्रदर्शन रखा था और बहुत ही मस्त किया था, सब लोग आए थे। बहुत बढ़िया, और खूब गांधी सुंदर। टोपी भी रखी थी। हम्म। जीवन, जी 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 जी। ठीक बात है, बहुत सुंदर। और भी आप लोग? जी। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जोशी रक्षिता है, सर्वोदय स्कूल मेन स्कूल से हूँ। हमारी मेन स्कूल पीडीएम कैंपस में है और अभी हम लोगों ने एक न्यू सेशन स्टार्ट किया है। जैसे कि हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो हम लोग बच्चों को गुड मॉर्निंग नहीं, हम लोग बच्चों को हैप्पी मॉर्निंग बोलना सिखाते हैं। जैसे कि वो स्कूल में आते हैं तो हमें विश करें हैप्पी मॉर्निंग मैम, हैप्पी मॉर्निंग सर। तो कभी कभी हम लोग बच्चों से गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, मैम गुड मॉर्निंग नहीं हैप्पी मॉर्निंग। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि जो स्टेज पर हम लोग अभी चल रहे हैं, तो अभी हम लोग वहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो एम है बच्चों के लिए हैप्पी मॉर्निंग हो, हैप्पी आफ्टरनून हो। तो अभी ये घर पे भी वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं मैम। बहुत कि बढ़िया। यहाँ से जो हम लोग सिखाते हैं वो अपने पेरेंट्स को भी बोलते हैं। घर पे सुबह उठकर सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैडम अभी आपने जो चेंजेस किए वो हमें घर पे भी चेंजेस करने को होते हैं। ठीक बात है, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत बढ़िया ना, मतलब भाषा का भी कितना महत्व है। हैप्पी बोलते ही स्माइल आ ही जाती है। बहुत सुंदर, बढ़िया। और कोई आप लोगों में से कोई बता अपनी बात रखना चाहे तो? जी जी दीदी। मेरा नाम हेमाली सोडा है, मैं सैटेलाइट स्कूल से हूँ। हमारे स्कूल में ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल में, तो कोई अलग अलग ज्ञाति से होता है। बच्चों को ऐसा होता है कि मैं मोमेडियन हूँ, मेरा कास्ट ऐसा है। बहुत सारे बच्चे में ऐसा होता है, मगर हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता है। सबको एक सूत्रता मिलती है और हर सैटरडे सब बच्चों को स्कूल से लंच मिलता है कि बच्चा एक साथ बैठ के सब लंच करता है। तो क्लास में भी ऐसा होता है ना, तो बच्चे एक दूसरे को शेयरिंग करते हैं कि चलो एक साथ लंच करना है। कोई मोमेडियन होता है, पहले ऐसा होता था कि मोमेडियन है मैं इसके साथ लंच नहीं करूँगा, ये ऐसा है तो मैं इसके साथ लंच नहीं करूँगा, ऐसा होता था। मगर अभी सब लोग एक साथ लंच कर रहे हैं और कोई एक दूसरे को छोड़ के नहीं करता। और हम टीचर्स भी बच्चों के साथ ही रहते हैं। और हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो उसमें वो गुजराती थीम आती है, वो प्रकृति के अनुसार ही हम वो थीम यूज़ करते हैं। कोई स्कूल का कोई पिक्चर का सॉन्ग कि कोई ऐसा नहीं, मगर उसको है ना अभी
देवी देवता उसके बारे में कुछ बच्चों को पता नहीं होता है। तो हम फंक्शन में ऐसा करते हैं कि कोई बड़ा देवी देवता है कि कोई अन्य संस्कार मिले उसे, ऐसा फंक्शन करते हैं। और हम साइंस फेयर करते हैं, तो साइंस फेयर में हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं कि सब बच्चे ही पार्ट लेते हैं। या कई स्कूल में ऐसा होता है कि कोई टीचर्स उसे करवाए, मगर सब बच्चे अपने आप करते हैं। और हर मंथ में हम रखते हैं कि बच्चों को कोई एक्टिविटी आती है, कोई नया, कोई बच्चा ऐसा हो ना कभी स्टेज पर गया ही नहीं होता है, तो उसे डरने से बहुत, स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता है। तो हम हर मंथ ऐसा रखते हैं कि कोई बच्चा उसमें से आगे बढ़े। तो बहुत पेरेंट्स का रिस्पॉन्स मिलता है कि आप ये कर रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छा है बच्चे के लिए। तो हम ये सब की हमारे स्कूल में करते बहुत हैं। सुंदर, बहुत सुंदर, Thank you. है ना, बहुत बढ़िया। तालमेल के ऊपर काम होता है ना, कि सब तालमेल पूर्वक कैसे रहे, तो साथ साथ रहना। बहुत सुंदर, बढ़िया। जी जी बताइए, बहुत अच्छी बात है, आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा हमको भी। बढ़िया। Hello, my name is Maria. I am from Premier School. There is one thing which I have noticed, that after COVID, somewhere students have got very reserved. Like they don't know how to share things, not with their parents, not with teachers also. So what we have tried is that sometimes we try to take them out of that zone. That you can, we give them those counseling. We focus on what is the problem actually. Right. Also, it so happens that sometimes the students are in that mindset कि teachers आए उनके साथ ही they start complaining that this is happening, this student is doing that, ma'am, this is all happening like that. We have also tried to show them some of the motivational videos which focuses on being positive in life, how to be very optimistic also, and always find the solution, not the complaints. Focus on what can be the solution now. So whenever we go in the class, we focus on that. Ki, okay, now this are the problems, you are aware about it. But now what is the solution? Focus on that portion. If you know the solution, then you don't need to even come to us. You can solve things by yourself. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। Thank you. खूब बढ़िया। जी दीदी। अभी कभी मेरा ध्यान जाता है कि बच्चे आके, जो मासियाँ होती हैं ना साफ वगैरह, तो वो बेचारी पूरे दिन काम करती हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, तो कभी कभी बच्चों कुछ चिल्ला देती हैं। तो बच्चे आके बोलते हैं हमको कि मैम वो ऐसे बोल रही हैं। तो मैं उन बच्चों को ही बोलती, बेटा एक बार आप सोचो तो सही, वो सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक सफाई करते हैं, और किसके लिए? आपके लिए, कि आप अच्छे से, आप अच्छे वातावरण में रह पाओ। तो पहले आप उनको थैंक यू बोलो, आप उनकी कंप्लेन ना करो। आप ये देखो कि बेचारे वो थक जाते हैं, तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कोई बात नहीं, तो आपको उनको ओके बोल देना है, सॉरी बोल देना है। सॉरी में कोई मतलब, सॉरी एक भले एक बड़ा ऐसा शब्द दे गए हैं अंग्रेज, लेकिन वो बहुत सारे काम है ना आसान कर देता है, मुझे ऐसा लगता है। एकदम। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, अब की अगर कोई और कुछ बोलना चाहे तो ना, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है दीदी, पक्का ठीक है। थोड़ी सी बात अब मैं भी रख लेती हूँ। मतलब इतना सुंदर एक वातावरण बन गया है, एक्चुअल में वही है जो संगीत की बात है। मतलब अब एक संगीतमय वातावरण, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि संगीत कैसे बनता है ना, संगीत कैसे बनता है? 7 सुरों से, है ना। तो हम सब 7 सुर हैं, है ना। तो हम बोलते ही हैं भाई कि जैसे गिटार की अपनी धुन है, हारमोनियम की अपनी है, तबला की अपनी है ना। तो हम सब कैसे एक दूसरे के साथ धुन मिला लें, है ना। हमको बदलना नहीं है अपने आप को, है ना, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर सब एक दूसरे को बदलने नहीं आए हैं, है ना। मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा ही कर रहा हूँ, इस विश्वास के साथ आप जो कर रहे हो उसके साथ मेरी लय बैठ जाए, है ना। तो मेरे को भले मैं एक चीज़ में ही एक्सपर्ट हूँ, पर इतनी चीज़ों के साथ अगर मैं अपना तालमेल बैठा लेती हूँ तो अपने आप में कंप्लीट हो जाऊंगी, है ना। तो अस्तित्व सह अस्तित्व का इतना ही मतलब है। यहाँ पर किसी का भी अस्तित्व विलय नहीं होगा, है ना।
हम सब अपने अपने अस्तित्व के साथ होंगे, पर दूसरे के अस्तित्व के साथ अपना तालमेल बैठाएंगे और शिक्षा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी काम यहाँ हो रहा है वो अपने आप में बहुत अच्छा ही हो रहा है, ठीक है ना। और जो भी बात आज मैं बोलूँगी वो मेरी समझ नहीं है, ये भी मैं स्पष्ट कर दूँ, है ना। ये जिन्होंने देखा है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है और सब एक दूसरे के साथ पूरकता से हो रहा है काम, है ना। पूरकता है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हम बोलते हैं कि पानी है ना, प्रकृति में पानी है, पानी मेरे साथ कैसे पूरक हो रहा है, पानी मेरे साथ कैसे पूरक है, पानी मेरे साथ, मेरे लिए क्या पानी का उपयोग है, मेरी प्यास बुझ रही है ना। तो मेरे को प्यास लगती है तो उसकी कमी और कोई पूरा कर ही नहीं सकता। आप सोचो, पानी के अलावा और कुछ, कोई ऐसी चीज नहीं है प्रकृति में जो आपकी प्यास को पूरा कर सके। अगर हम ऐसा देखते हैं तो समझ में आता है पानी क्या चीज है ना। तो पानी मेरे लिए पूरक है, क्योंकि मेरे को प्यास लगती है तो पानी ही चाहिए, है ना। तो मेरे को समझ में आता है कि अच्छा पानी की ये वैल्यू है, जब हम ऐसे देख पाते हैं तो, है ना। वैसे ही पेड़ पौधे की, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम तो सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इस दृष्टि से नहीं देख पाते हैं कि अगर ये नहीं तो मैं नहीं, है ना। मतलब पानी नहीं तो मैं नहीं, पेड़ पौधे नहीं तो मैं नहीं। तो प्रकृति की बहुत सारी चीजों को हम देख भी पाते हैं, ये पानी है, ये पेड़ पौधे हैं, ये जीव जानवर है ना। तो वैसे ही अगर हर एक को हम देख पाए, अच्छा माता पिता नहीं तो मैं नहीं, मतलब मेरा अस्तित्व इन सब से कैसे जुड़ा हुआ है, ये सब है तो मैं हूं। अगर ये हमको दिखाई दे जाता है तो हम इन सब की वैल्यू करेंगे। ये है तो मैं हूं, अगर ये मेरे अंदर बैठ जाए तो कभी भी हम इनका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता है ये है तो मैं हूं। तो प्राइमरी एजुकेशन में हम लोगों का जो पूरा पाठ्यक्रम है ना, मतलब आप सबने जो बात कही है वही है, उससे अलग कुछ नहीं है, पर पाठ्यक्रम है, ठीक है। अभी हम उस काम को जो पाठ्यक्रम बना हुआ है उसके बीच बीच में करते हैं, इतना फर्क है। और हमारा वो पाठ्यक्रम ही बना हुआ है, पाठ्यक्रम ही वही है, उसमें हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस है। अभी हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस में कहीं हम इसको डाल रहे हैं, और यहाँ जो पाठ्यक्रम बना है उसमें वैल्यूज है, उसके अंदर हिंदी है, उसके अंदर इंग्लिश है, उसके अंदर मैथ्स है, उसके अंदर ईवीएस है, बस इतना फर्क है ना। तो वो कैसे है, उसका जो एक पाठ्यक्रम बना हुआ है उसको आपके सामने रखती हूँ। कि जैसे अपन बोलते हैं कि मतलब छोटे बच्चे को, अब जैसे प्री प्राइमरी का हो ही गया है चलन, उससे कम में अब होता नहीं है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जो 5 साल तक घर में रख पाए बच्चों को रहना तो चाहिए पर नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते परेशान, मतलब परेशान करने का क्या मतलब है मोहल्ले वाले नहीं रहने देते, बच्चों के प्रश्नों के जवाब हमारे पास नहीं है, या हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है ना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम वैसे देखेंगे तो बच्चे तो माता पिता के पास ही रहना चाहते हैं। 5 साल के बच्चे, है ना, 5 साल तक बच्चों को ना बाहर नहीं, उनको माता पिता के संरक्षण में ही ये लगता है कि हाँ मैं सेफ हूँ। बाहर वो अपने आप को सेफ फील नहीं करता है, ठीक है। तो जब हम लोगों को लगा कि ये तो प्री प्राइमरी तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कोई माता पिता बच्चों को रख नहीं पाएंगे, तो हम लोग का जो पाठ्यक्रम बना वो ऐसा बना कि 3 साल का बच्चा जब आपके विद्यालय में आए तो सबसे पहले तो वो खुश होकर आए, ये उसका सहयोग है।
कुछ लाइनें बस मैं आप लोग को बता दूंगी, उसमें आप लोग अपने आप में भी शोध करके देखना, है ना। अगर वो चीज़ें लगेगा कि हाँ ये बात है तो फिर अपन आगे चलेंगे लंबा, है ना। तो बच्चे खुश होकर विद्यालय आए, ये लाइन हमको बोल दी गई। अब हमारे को काम करना है कि बच्चा हर दिन खुश होकर आए। अब उसके लिए आपको बच्चों के साथ वैसा जीना होगा ना, क्योंकि बच्चे तो 1 सेकंड में आपको रिजेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को विद्यालय नहीं जाना है, मेरे को वो टीचर पसंद नहीं है ना। तो बच्चे कैसे खुश होकर आए, इसके लिए फिर बच्चों के साथ जो काम होना है, तो एक तो ये है ही कि बच्चे तो बहुत जल्दी महसूस करते हैं ना कि आप खुश हो, कि आप नाराज हो, कि आप जोर से बोल रहे हो, है ना। तो उसका तुरंत उनके अंदर एक्शन रिएक्शन आता है। क्यों आता होगा? बच्चों को क्यों कैसे पता चल जाता है कि आज टीचर का मन खुश है ना, आज वो थोड़ा गुस्से में है ना। कितनी जल्दी पहचानते हैं, है ना। इसका मतलब है कि मानव जन्म से ही सही गलत को पहचानता है। अभी उसको कोई शिक्षा नहीं मिली है कि बेटा ऐसा बोलना जोर से गुस्सा होता है, या ऐसा चेहरा है तो वो गुस्से में है, कोई नहीं सिखाया है। मानव को जन्म से पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है ना। अगर आप खुश हो तो वो खुश होता है क्योंकि उसको पता है ये मेरे को स्वीकार है। अगर आप नाराज हो, आप खुश नहीं हो, तो वो उसको तुरंत पता चलता है कि आज ठीक नहीं है कुछ, है ना। तो ये जो है, तो बच्चे खुश होकर आए, इसके लिए हम जो भी मेहनत करना है। तो 3 साल का बच्चा अपने माँ के बहुत करीब होता है, तो हमारा नर्सरी का पूरा पाठ्यक्रम माँ है ना। मतलब बच्चे आते हैं तब से हम माँ को शुरू करते हैं, है ना, कि बेटा जी आपके मम्मा जी ने कितना सुंदर तैयार किया है, कितना अच्छा टिफिन दिया है ना, आज आपको कौन तैयार किया, कौन टिफिन बनाया। तो जितना भी संवाद है, जैसे वो भैया जी बोल ही रहे थे भाषा के लिए, तो संवाद जो होता है ना उसमें माँ शामिल रहती है। तो बच्चा थोड़े समय बाद लगने लगता है मैं माँ के ही उसमें हूँ, क्योंकि माँ की ही बात हो रही है पूरी। तो हमारे सारे गीत भी माँ के हैं, संवाद भी माँ को है, और माँ की अच्छी बात, है ना। अगर बच्चे कभी बोलते भी हैं कि नहीं माँ, मतलब ये बात करते करते हो ही जाता है बच्चों के अंदर कि नहीं नहीं मेरी माँ तो खाना नहीं बनाती है ऐसा हो ही जाता है। तो फिर उनको ये बताना कि बेटा जी भले नहीं बनाते हैं पर सोचते तो है ना, वही तो बोल के जाते होंगे ना, आज बेटा जी के लिए भिंडी की सब्जी बना देना, तो सोचे तो ना आपके बारे में। तो वहां तक लेके जाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे तो तुरंत बोलते हैं कि मेरी मम्मा तो खाना नहीं बनाती है तो ये जो बात है बच्चे को जो माँ से जोड़ना, ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि माँ की बहुत सारी ऐसी चीजें जो बच्चे को स्वीकार नहीं है वो भी वो शेयर करते हैं, है ना। एक छोटी सी थपकी वाली बात बताती हूँ, बहुत सुंदर है क्योंकि वो बात, है ना। मतलब ये मैं इसलिए बता रही कि बच्चे कितना कितना कुछ सही लेके जन्म लिए हैं, है ना, हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी। तो ऐसे ही एक बच्चे को मैं विद्यालय ले जा रही थी अपनी गाड़ी में, और वो रो रहा था, तो मैं पूछी क्यों रो रहे हो, तो बोले कि मम्मा मारी, है ना। तो मैं बोली बेटा मम्मा मारती नहीं है, बोली नहीं नहीं मम्मा मारी। तो मैं बोली बेटा मम्मा मारती नहीं है, थपकी देती है। तो 1 सेकंड को चुप होके पूछता है थपकी क्या होती है। तो मैं बोली बेटू जैसे आप सोते, आपको सुलाती है तो थपकी देती है ना, फिर आप सो जाते हो, है ना। आपको कुछ खाना अटक जाता है तो थपकी देती है, आपको गाल में थपकी देती है, खुश होते हो। तो ऐसे करके थपकी के बारे में बताई और विद्यालय आ गया, वो अपनी क्लास में चला गया, खुश हो गया, मतलब, है ना। तो शाम को उनकी मम्मी का फोन आया कि दीदी वो घर आके मेरे से गले लगा और बोला मम्मा आप मारे नहीं थे, आप तो थपकी दिए थे, है ना। मतलब वो फिर उनकी मम्मी रोई, बोली पर दीदी मैं तो मारी थी, है ना। मतलब ये एक बात है कि बच्चे को जो अगर संवाद हम करते हैं तो सही कैसे जा सकता है, ठीक है ना। तो माँ के बारे में बात करते करते माँ के प्रति स्वीकृति को डाल देना, ये टीचर का काम है ना। ये जो तालमेल की बेटा आप बात कर रहे थे ना, कि टीचर और पेरेंट्स में यदि तालमेल होगा तो बच्चे में तालमेल जाएगा, है ना। आप कितने भी अच्छे हो, मैं एक टीचर बहुत अच्छा है, एक पेरेंट बहुत अच्छा है, पर हम दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। आपकी मम्मी ये सिखाती है और हम बोलते हैं आपकी टीचर इतना भी नहीं करती है। अब बच्चे को समझ में ही नहीं आता मैं किसका रिस्पेक्ट करूं, है ना। तो टीचर मम्मी के प्रति रिस्पेक्ट बच्चे में डाले,
और मम्मी टीचर के प्रति रिस्पेक्ट डाले। ये जो तालमेल है एक विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक का, अगर ये नहीं होता है तो बच्चे में वैल्यूज जा नहीं पाएगी। अभी हम सब ना खंड खंड होके मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। टीचर अपने आप में बहुत मेहनत कर रहा है, पेरेंट्स को लगता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे को लगता है मैं मरा पड़ा हूँ, दिन भर तो पढ़ रहा हूँ फिर भी कोई खुश नहीं है ना। तो ये जो तालमेल है, ये अगर शिक्षा की वस्तु बनती है ना, तो उसकी शुरुआत तो कैसे बनेगा, पेरेंट्स कैसे खुश होंगे, क्योंकि शिक्षा की जिम्मेदारी तो हम लिए हैं ना, पेरेंट्स नहीं लिए हैं। विद्यालय में शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लिया है, शिक्षक लिए हैं। तो पहली जिम्मेदारी शिक्षक की कि वो पेरेंट्स को आश्वस्त करें। तो आश्वस्त कैसे करेंगे, आज हम कितना भी कुछ पा जाए, हम कितना ना, उसके बाद भी कोई हमारी अच्छी बात बोलता है तो हम जुड़ते हैं। मैं किसी से भी कब जुड़ती हूँ, जब कोई मेरी अच्छी बात बोलता है। तो अगर कोई मेरे में कमी दिखाने लगता है, तुमको ये नहीं आता, तुम्हारी ये कमी है, तुम ये, तो हम उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं ना। तो अभिभावक शिक्षक से कब जुड़ेगा, जब अभिभावक की अच्छी बात बोली जा रही है, ये भरोसा उनको हो जाएगा। जब अभिभावक को ये लगेगा कि भाई मैं विद्यालय जाता हूं तो मेरा सम्मान हो रहा है, मेरे को अप्रिशिएट किया जा रहा है ना, कि आप बहुत मेहनत करते हो अपने बच्चे पे, आप ऐसा करते हो, जो भी वो कर पा रहे हैं। भले जैसे दीदी के विद्यालय में सारे पेरेंट्स वो होंगे जो बेचारे काम करके अपना वो कर, पर उनको भी हम अप्रिशिएट कर पाए, है ना, कि कम से कम आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। तो जब तक पेरेंट्स को ये नहीं लगेगा कि मेरा सम्मान हो रहा है, वो हमारे से जुड़ेगा नहीं, है ना। और अभिभावक नहीं जुड़ेंगे तो शिक्षा पूरी होगी नहीं। तो माँ के बारे में बताने का मतलब यही है कि जब बच्चे जाके अपनी माँ की कविता गाते हैं, माँ को बोलते हैं कि मम्मा आपको पता है आप मेरा कितना करते हो। बच्चा जाके बोल रहा है कि मम्मा आप थक जाते होगे ना, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो। मतलब वो बोलती है कि मेरी तो थकान ही मिट जाती है, और वो खुश हो जाते हैं, है ना। और खुश होके टीचर का आदर करने बोलेंगे। जब भी हम किसी से जुड़ने अपने बच्चे को बोलेंगे, कब, जब मेरे को ये लगेगा हाँ वो मेरी अच्छी बात बताती है, मेरे प्रति सम्मान कम नहीं कर रही है बच्चों के अंदर। अब हम उनको बोलेंगे कि बेटा जाके अपने शिक्षक का आदर करना। तो माँ अ से शिक्षक अ से अम्मा सिखाए और माँ आ से आदर सिखाए, है ना, ये जो बात बनेगी, है ना, फिर आप देखो शिक्षा उत्सव है बच्चे के लिए। अभी बच्चे सबसे ज़्यादा वो जो घर में कुछ बोला जा रहा है, विद्यालय में कुछ बोला जा रहा है, परेशान हो जाता है ना बच्चा। तो माँ की बात बताई जाती है पूरा, ताकि वो माँ को देखने की दृष्टि उसको मिले। जैसे भैया आपने कहा कि आज हमको क्यों पूजन करना पड़ रहा है ना, हमको क्यों पूजन करना पड़ रहा है नारी शक्ति का, क्योंकि हम माँ की वैल्यू नहीं बता पाए, है ना। यही तो हुआ। आज जो अपन सब प्राइमरी एजुकेशन, मैक्सिमम प्राइमरी एजुकेशन, है ना, मतलब आज पूरे वर्ल्ड में प्राइमरी एजुकेशन अपन खास तौर पे यहाँ तो कहाँ उतनी वैल्यू दे रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन को बहुत वैल्यू कहाँ दे पा रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जगह है वो। प्री प्राइमरी और प्राइमरी 10 साल के बच्चे यदि आपके पास हैं तो सबसे अधिक योग्य टीचर की जरूरत है ना, क्योंकि उस समय मानव तैयार हो रहे हैं, उसके बाद हम स्किल सिखाते हैं, है ना। तो एक जो अपन बात देखते हैं कि एक तो माँ की वैल्यू नहीं हो पाई, एक प्राइमरी एजुकेशन की वैल्यू नहीं हो पाई, तो उसको बस थोड़ा सा कैसे संतुलन, है ना, संतुलन की बात है यहाँ पर। अपने को ऐसा भी नहीं है कि भाई इसकी बराबरी उसकी एक संतुलन की बात है। तो माँ के बारे में साल भर बताते हैं, उसके बाद पिता को जोड़ते हैं, है ना, कि आपके पापा कितनी मेहनत करते हैं बेटा, तब जाके आपके कपड़े आते हैं, आपका घर बनता है, आप जो भोजन कर रहे हो वो बनता है ना। तो बच्चे के चित्रण में माँ क्या क्या कर रही है ये बनना, फिर पिता क्या कर रहे हैं ये बनना, इससे उसकी जो दृष्टि खुलती है। अब वो हर दिन देख रहा है कि माँ क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, है ना।
और ऐसे ही फिर टीचर क्या कर रही है। तो हम जैसे जितने भी टीचर्स हैं, बार बार मैं वो तालमेल में ही जाना चाह रही हूँ कि हमारा जो तालमेल है, हार्मनी है, वो ही वैल्यू एजुकेशन है। इस बात को, हार्मनी ही वैल्यू एजुकेशन है। जो हमारे बीच में हार्मनी दिखाई देगी बच्चे को, है ना, तो जब हमारे सारे टीचर्स ये सोचते हैं कि भाई जब जैसे ज्योति बहन जी है, वो मैं बच्चों को बताती हूँ, आपको पता है ज्योति अध्यापिका जी क्या क्या करती है आपके लिए, है ना, वो बताती है कि अनीता अध्यापिका जी क्या करती है आपको पता है। तो बच्चों के अंदर एक चित्रण जा रहा है कि सारी अध्यापिका जी मिलके मेरे पोषण का, संरक्षण का, शिक्षा का, है ना, जिम्मेदारी ले रखे हैं। तो माता पिता और शिक्षक और भाई बहन, है ना, ये जो संबंध है जहां पर बच्चा खुश होता है ना, जिनके प्रति वो समर्पित है, उनके साथ रहकर वो कितना खुश होते हैं, इस बात को बार बार संवाद के द्वारा बताया जाता है ना। पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन ये चीज उतनी ही उससे, इसको बिल्कुल भी साइड नहीं किया जाता है। जैसे एक कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, उसकी बात है, एक बच्चा लिखने में बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी लिख ले रहा है ना, और बार बार बोलता है कि अध्यापिका जी, अक्षत भाई जी बहुत स्लो लिखते हैं, है ना, आगे बोलो ना, आगे बोलो ना। तो हम लोग उनको ये संवाद करते हैं कि बेटा आगे बढ़ के कहाँ जाना है। तो बोले नहीं अध्यापिका जी आगे बोलो ना, है ना। तो मैं बोली चलो बोलती हूँ, आप लिख लोगे, फिर क्या, तो फिर खेलने जाएंगे। तो खेलोगे किसके साथ, अक्षत भाई जी के साथ ना, वो तो यहाँ बैठे हैं। उससे अच्छा है कि हम उनके लिए सहयोग करें, साथ साथ करते हैं सब चीज। तो एक तो ये बात साथ साथ वाली, तो बच्चों को यदि कोई बहुत स्पीड में है, उनको सामान्य स्पीड में लेके आना, और अगर स्लो है तो उनको सामान्य लेके आना, ये भी शिक्षक की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि बहुत स्पीड में जाने वाले बहुत समय बाद अकेले पड़ जाते हैं, बहुत स्पीड वाले आगे जाके अकेले पढ़ते हैं, जो विशेषज्ञता की ओर लेके जाता है। हम विशेष हो जाते हैं कि भाई मैं जो कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अल्टीमेट उस मानसिकता का क्या होता है, क्योंकि हमको जीना तो सबके साथ है, तो हम सबके साथ जी नहीं पाते हैं फिर, है ना। मतलब मैं में रह जाते हैं, पर खुशी नहीं आ पाती, क्योंकि खुशी तो सबके साथ जीने में है। अब एक समय के बाद वो इतना ईगो स्ट्रांग हो जाता है कि आप चाह के भी नहीं जा पा रहे हो। आपका मन हो रहा है कि वो लोग तो इतने अच्छे से रह रहे हैं, पर मैं तो विशेष बन गया हूँ। तो क्यों ना बच्चे को ही एक ये शिक्षा शुरू से मिले कि भाई जीना तो भाई बहनों के साथ है मेरे को, तो अगर मेरे को आ भी गया तो मैं कैसे उनको सहयोग कर दूं, ना कि मैं अकेला आगे बढ़ूं। तो एक तो पढ़ाई में ये, दूसरा अगर बच्चों का मूल्यांकन है, तो जैसे अक्षत बेटा जी का मैं बता रही हूँ, वो लिखते पढ़ने में स्लो है, लेकिन सहयोग में नंबर 1 है। तो हम फिर बेटा जी को बोले कि बेटा आपकी पेंसिल गिरी थी, दौड़ के कौन लाके दिया? अक्षत भाई जी। उस दिन आपको प्यास लगी थी, अपनी बोतल का पानी कौन दिया? अक्षत भाई जी। तो बच्चे का ध्यान जाता है कि लिखना पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, सहयोग भी शिक्षा है ना। तो ये वैल्यू एजुकेशन, ये जोड़ना साथ में, तो एक तो बच्चे विशेषता की ओर नहीं जाएंगे, और एक लिखना पढ़ना ही सब कुछ है, उसका सही मूल्यांकन हो पाएगा। तो ये संवाद, क्योंकि सबके अंदर है कि बच्चों में सहयोग डालना है, सहकारिता डालना है, कि साथ साथ काम कर पाए, है ना। तो ये बात पे संवाद करते हैं। संवाद का मतलब इसीलिए है कि मानव जब भी अपनी मानसिकता को बदलेगा, भाषा से ही बदलेगा। मतलब ये हम लोग को मिली हुई एक वरदान है कि हम भाषा का प्रयोग कर पाते हैं, है ना। जितनी समृद्ध भाषा हमारे पास है, तो भाषा से मानसिकता बनेगी, और मानसिकता बनना ही चेतना विकास है ना। तो भाषा पे काम होता है। तो वैसे ही माता पिता भाई बहन टीचर के साथ क्लास 2 में आते आते बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा जो आपके नाना नानी दादा दादी माम, ये सारे रिश्ते हैं, इनके साथ भी हम खुश होते हैं। तो इनका भी होना रहना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नहीं तो एक समय के बाद बस अपने माता पिता से ही जुड़े रहते हैं, बाकी से कटने लगते हैं बच्चे। जबकि एक बच्चे को पालने में पूरा गांव होता है ना। ये बच्चे को दिख जाए कि भाई इतने लोगों के कारण मैं हूं, तो कुटुंब से जोड़ते हैं,
फिर क्लास 3 में बच्चों को ये बताया जाता है कि आपकी मम्मा जो खाना बनाई, आपके पापा जो लेके आए, है ना, उसको समाज का कोई परिवार उगा रहा है तो लेके आए, अगर कोई उगाता नहीं तो कैसे आता, है ना। तो पैसे से चीज आती है ये नहीं जाएगा बच्चों में। अभी होता है कि पैसे है आ जाएगा, तो बच्चे को ये कनेक्ट करना कि बेटा खाली पैसा हो जाने से चीज नहीं आएगी, अगर कोई उगाएगा ही नहीं तो चीज कहाँ से आएगी। तो आपका जो पेट भर रहा है वो कोई उगा रहा है उससे पेट भर रहा है, न कि पैसे से भर रहा है। ये जो एक फर्क है ना, कि भाई पैसे से आ जाएगी, तो पैसे से भी तभी आएगी जब कोई उत्पादन करेगा। अगर कोई किसान उगाएगा ही नहीं तो आप पैसे लेके घूमो ना, भूख लगेगी तो पैसा तो नहीं खाएंगे हम। तो वस्तु क्या महत्वपूर्ण चीज है। तो ऐसे ही उगाने वाले और ऐसे ही कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, कुछ मकान बनाने वाले परिवार हैं, तो ये नहीं हो तो भी हम सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसे समाज से जोड़ते हैं। और फिर धरती में यदि ये गुणवत्ता नहीं हो तो किसान भी क्या करेगा, कपड़ा कहाँ से बनेगा, मकान कैसे बनेगा। तो ये जो मकान की रॉ मटेरियल है, जो कपड़े का रॉ मटेरियल है, जो खाने का रॉ मटेरियल है, ये आ कहाँ से रहा है, धरती से। तो ये जो एक एक वर्ष तक संवाद हर बात में, उनके कपड़े को लेके, उनके खाने को लेके, हर बात को जो माँ से लेके धरती तक का संवाद है ना, बच्चे के साथ बार बार होने से होगा क्या, हम सब के अंदर ना एक क्रिया होती है चित्रण। कोई भी चीज को देखते हैं और वो हमारे अंदर अंकित हो जाती है ना, और वो स्मृति वाले भाग में होती है, वो हमारे को याद रहती है। तो अगर बच्चों को, जैसे आजकल आप सब तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ मैं देखती हूँ इतना तो काम हम भी नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चों को इमेजिनेशन को बढ़ा रहे हैं। तो बच्चे को यदि कोई चित्र आप दिखा देते हो, वो उसकी स्मृति में आ जाता है, वो कभी नहीं भूलता है ना। तो आपने क्या किया, माँ क्या कर रही है ये दिखा दिया, पिता क्या कर रहे हैं ये दिखा दिया, भाई बहन क्या क्या कर रहे हैं आपके साथ वो दिखा दिया, शिक्षक को दिखा दिया, है ना, समाज के कुछ लोगों को दिखा दिया कि भाई ये उत्पादन कर रहे हैं, ये घर बना रहे हैं, है ना, ये कपड़े बना रहे हैं। और फिर धरती को दिखा दिया कि देखो फल, है ना, कैसे सब्जी उग रही है। ये चित्रण जो बच्चे के अंदर बैठ जाता है, अब जब वो 6 के बाद स्किल पे शिक्षा लेगा, अब वो सोचेगा, अगर कोई भी स्किल सीखेगा तो ये सोचेगा कि नहीं, ये अगर इसका यदि नुकसान हो गया तो मेरे अस्तित्व का क्या, है ना। तो धरती का नुकसान वो नहीं कर पाएगा, समाज का नुकसान वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके चित्रण में है कि ये है तो मैं हूं, है ना। परिवार में किसी का नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके चित्रण में है कि भाई उस समय उन्होंने ऐसे सहयोग किया था, उन्होंने ऐसा किया था। तो ये जो बच्चे के अंदर एक बार 5वीं तक अगर चित्रण बना पाते हैं, है ना, या 8वीं तक, है ना, 8वीं तक का समय मिलता है तो और अच्छे से कर पाएंगे काम। तो इसी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस को शामिल किए हैं, है ना, सारे सब्जेक्ट को, कि भाई क्यों, मतलब विज्ञान क्यों, भाषा क्यों। जैसे हिंदी हम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं, तो शुरू से बात होती है कि बेटा जो आप ये भाषा पढ़ रहे हो क्यों, ताकि आप अपने भाई जी बहन जी को अपनी बात कह पाओ, ताकि आप अपने माता पिता को अपनी बात कह पाओ। तो खाली मैं सुंदर लिख लूं, अच्छा लिख लूं, इसलिए हम भाषा नहीं सीख रहे, है ना। मैं अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाऊं, तो भाषा का प्रयोजन है कि मैं अपनी बात को कह पाऊं, है ना, और दूसरों की बात को सुन पाऊं। तो ऐसा होने से जब हम संबंध को बीच में डालते हैं तो भाषा सार्थक होने लगती है, फिर निरर्थक नहीं होती है। अब जैसे उसको पता ही नहीं है कि संबंध में संबंध को निर्वाह करने के लिए भाषा है, तो हम भाषा का सदुपयोग कहाँ कर रहे हैं। अभी तो संबंधों को तोड़ने के लिए भाषा का काम हो रहा है। आज सबसे ज्यादा आहत हम भाषा से हो रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि भाषा क्यों। भाषा तो एक दूसरे को समझने के लिए है, न कि एक दूसरे की गलती बताने के लिए, है ना। तो एक दूसरे की गलती बता के कहीं ना कहीं हम भाषा का दुरुपयोग ही कर रहे हैं।
वैसे ही अगर तो ये जो है कि हम लोग बच्चों को ना शुरू से अच्छी बात ही बताते हैं बच्चों की सभा में, अगर उनमें कमी है तो वो हम पॉइंट आउट करते हैं और उसको किसी उदाहरण से किसी और कहानी से उसको ठीक करते हैं, लेकिन कभी भी बच्चे की कमी को सभा में नहीं बोलते हैं। ये हम अपने ऊपर भी लागू करके देख सकते हैं कि कोई हमारी कमी सभा में बोले, उससे बड़ा अपमान हमको कहाँ कुछ लगता है। हमको लगता है भाई अकेले में बता देते, है ना, सबके सामने तो मत बोलो। तो वैसे ही बच्चों की अच्छी बात बोलना, वैसे ही अभिभावकों की भी कोई भी कमी को सभा में नहीं बोलते हैं। हम जिम्मेदारी पूर्वक उनके साथ अकेले बात करते हैं कि चलो हम मिल के इसकी ये चीज़ ठीक करते हैं। तो ये जो मूल्य अपने को अलग से कुछ भी नहीं करने की बात है, ये है जैसे दूध और चावल में शक्कर डालने वाली बात है ना, कि वो इतने अच्छे से संबंध को पहचानना और संबंध में क्या अपेक्षा है। तो इस दर्शन ने एक जो काम किया कि मानव मानव के बीच में क्या अपेक्षा है, तो आप भी उसको जांच सकते हैं। हमारे अंदर एक दूसरे से ये अपेक्षा होती है कि भाई मेरे को सम्मान दो, है ना, मेरे ऊपर भरोसा करो, और कोई भी बात बोलो तो स्नेह पूर्वक बोलो। तो ये जो सम्मान है, विश्वास है, स्नेह है, ये मूल्य है, ये वैल्यू है। तो कोई भी चीज अगर हम, आप मेरे को हिंदी भी पढ़ा रहे हो, है ना, आप मेरे को इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, तो प्यार से पढ़ाओ, सम्मान से पढ़ाओ, है ना, विश्वास से पढ़ाओ। मैं पढ़ूंगा। हर बच्चा समझने ही आता है, सीखने ही आता है, लेकिन वो न्याय चाहता है ना। न्याय का इतना ही मतलब है कि अब तो छोटे छोटे बच्चे देखो बोलने भी लग गए हैं, है ना। हम सब तो नहीं बोलते थे, तो आज की जनरेशन तो बागी है। अगर आप बच्चे को सिखा रहे हो कि बेटा अच्छे से रहना चाहिए, वो तुरंत बोलेगा आप हो अच्छे से, बोलेगा ही, है ना। झूठ नहीं बोलना, आप तो बोलते हो। तो अब तो वो तुरंत आपको, क्योंकि तर्क विकसित हो गया है। अब हम सबको, है ना, कि ये जो वैल्यू एजुकेशन है, अभिभावक विद्यालय का जो एक कॉन्सेप्ट है, डिजाइन है, इसमें अभिभावक और अध्यापक तैयार होते हैं, है ना। बच्चे तो तैयार ही हैं। किस बात के लिए तैयार है? समझने के लिए, सीखने के लिए, है ना। वो तो खुश होकर आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं। उनका विश्वास निरंतर बना रहे, इसके लिए अब हमको तैयार होना है। वो खुश होकर आते हैं, उनकी खुशी निरंतर बनी रहे, इसके लिए हमको तैयार होना है ना। वो तो बहुत इस विश्वास के साथ आते हैं कि मेरे हर प्रश्न का उत्तर मेरे टीचर के पास है। अब हमको सर्वतोमुखी समाधान के साथ प्रस्तुत होना है कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है बेटा जिसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती, है ना। तो तर्क को भी पूर्ण करना है, भाव को भी पूर्ण करना है, सब्जेक्ट को भी पूरा करना है। उस योग्यता के साथ शिक्षक और अभिभावक को खड़ा होने की बात है, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन जब ही जाएगा जब टीचर और पेरेंट्स खुद में वैसे होंगे। तो वैल्यू एजुकेशन में हमेशा जो बात हम लोग को बताई गई कि टीचर ही पाठ्यक्रम है ना। यहाँ पर आप कोई एक बुक पढ़ाओगे तो वैल्यूज नहीं जाएगी, है ना। कभी कभी अच्छी कहानी से जाएगी नहीं, वो उनके पास रहेगा कि हमने कोई अच्छी कहानी सुनी थी, लेकिन हर दिन पूरे टाइम ये जो विश्वास, सम्मान, स्नेह, तो ये कैसे मेरे आचरण में आ जाए, इसके लिए यहाँ पर टीचर और पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप ज़्यादा होते हैं, बच्चों के लिए नहीं होते हैं, है ना। तो जैसे ही एडमिशन होता है तब से 2 साल का कोर्स होता है कि कैसे मैं बच्चे को देखूं, अस्तित्व में बच्चे को देखने की सही दृष्टि क्या है ना। तो बच्चे न्याय के याचक होते हैं, है ना। तो हम कैसे उसको न्याय प्रदान कर पाए, उस योग्य हो जाए। वो सही बोलते हैं लेकिन उनको सही पता नहीं है अभी, हम कैसे उसको सही बता दें, है ना। और सही कार्य व्यवहार करने के इच्छुक हैं, है ना।
मतलब जिसने देखना कि आप बच्चे घर हो या विद्यालय हो, उनको ये नहीं पता है कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, वो सब काम करने को तैयार होते हैं, है ना। मतलब वो माँ के साथ रोटी भी बनाना चाहते हैं, कपड़े भी धोना चाहते हैं, बर्तन भी मांजना चाहते हैं, है ना, कपड़े भी घड़ी करना चाहते हैं। हम ही उनको बोलते हैं कि बेटा ये काम आपका नहीं है, आप जाओ खेलो, बेटा ये काम आपका नहीं है, जाओ पढ़ो। तो बच्चे तो सही कार्य व्यवहार ही करना चाह रहे हैं, हमको लग रहा है पढ़ाई कोई बड़ी बात है, तो हम उससे उनको अलग करते हैं। और जब बेचारा बच्चा पढ़ लिख के आता है तो बोलते हैं कपड़ा घड़ी भी करना नहीं आता है तुमको, इतना पढ़ लिख गए, है ना। मतलब इतना पढ़ लिख गए, तुमको 2 रोटी बनानी नहीं आ रही है, तो भाई 2 रोटी बनाना सिखाए कहाँ हैं हम उनको? हम तो साइंस सिखाए हैं, मैथ सिखाए हैं। तो वो बच्चा जो आया तो था सीखने, हमको लगता था पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो जाओ पढ़ो मैं कर लूंगी, जाओ खेलो मैं कर लूंगी, है ना। तो वैसे ही जैसे कक्षा की सफाई की बात है, हमको लगता है ये आपका काम नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि हम फीस ले रहे हैं, है ना। तो कक्षा सफाई कोई और करेगा, आपको बस पढ़ना है। बच्चे को पता ही नहीं है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा विद्यालय है, क्योंकि हमने उसको उससे जोड़ा ही नहीं, है ना, कि बेटा आप जिस डेस्क में बैठे हो ये आपके डेस्क है, ये कक्षा आपकी है, ये विद्यालय आपका है। तो उसका भी एक छोटा सा पाठ्यक्रम है। हालांकि बार बार मैं बोल रही हूँ कि अगर हम सब मिल के करेंगे तो सफल हो जाएंगे, है ना। अभी हम बहुत छोटे रूप में इसका प्रयास कर रहे हैं कि नर्सरी के बच्चों को सिर्फ जूते चप्पल लाइन से लगाना आ जाए, इतनी ही अपेक्षा है। हम लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, है ना। फिर उनका जो वाटर बॉटल है, टिफिन है, वो जगह पे रखना आ जाए तो हम रखते हैं, वो भी रखते हैं। क्लास 1 में साल भर हर अध्यापिका जी बच्चा कैसे कॉपी पुस्तक को अपने बैग से निकाले और डाले कि वो फटे ना। तो वस्तु का उपयोग, सदुपयोग और सुरक्षा, ये बच्चे के अंदर चला जाए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी कॉपी पुस्तक है ना। उसके लिए अभ्यास कराने की बात है। साल भर हर कॉपी पुस्तक कैसे सुरक्षित रहे, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर सब। क्लास 2 में वो जितनी जगह पे बैठता है वो जगह साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। अध्यापिका जी अपनी साफ करती है, बाकी सब अपना साफ करते हैं, है ना। ये मेरी जिम्मेदारी है। क्लास 3 में जाते जाते पूरी क्लास हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ अब मैं से हम तक पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को पहले मैं पता चलना चाहिए, फिर हम तक जाए वो। अब वहां से कक्षा सभा शुरू होती है कि हम सब मिलकर निर्णय लें कि कौन आज बोर्ड साफ करेगा, कौन आज चेयर ठीक से लगाएगा, कौन आज सफाई करेगा, और वो चेंज होते रोटेट होता रहेगा, है ना। तो पर लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ी शुरुआत होती है सभा विधि। बच्चे को अब मिल के निर्णय लेने का अभ्यास शुरू हो कि भाई चलो आज मैं ये करूँगा, कल ये करूँगा, और 2 मिल के ये करेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद हम ऐसा करेंगे। तो अब वो सारे बच्चे मिलके कक्षा सभा करेंगे और ये तय करेंगे कि कक्षा कैसे साफ रहे। क्लास 4 में जाने के बाद सभी कक्षा को देखना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप जाओ, किसी भी कक्षा के बाहर अगर जूता चप्पल लाइन से नहीं रखा है तो आप रख के आओ। आपको बोलना नहीं है जाके कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो आपके छोटे भाई बहन आपको देखेंगे कि देखो भाई जी बहन जी आए और हमारा ठीक करके गए, तो वो भी करेंगे फिर। तो क्लास 5th में जाते तक कि ये कैंपस आपका है बच्चों, है ना। अगर कोई फुटबॉल बाहर पड़ी है तो उसको कहाँ रखना है, क्योंकि आपको पता है सब। तो कोई अगर छोटे बच्चे कोई चीज छोड़ दिए हैं, कचरा इधर उधर डाल दिए हैं, है ना, लाइट पंखा, सबसे ज्यादा लाइट पंखा खुला छोड़ जाते हैं, तो अब 5th वालों की जिम्मेदारी है कि सारे लाइट पंखे ऑफ है कि नहीं, खिलौना इधर उधर है कि नहीं, फटाफट उठाओ, करो और फिर बस में जाओ। और बस में भी जब सब छोटे भाई जी बहन जी बैठ जाए फिर देखो और बैठो। तो ये जो अगर उनको करना आ जाता है, ये अभ्यास की बात है ना। तो इतना सबका अभ्यास कराने का एक पाठ्यक्रम बना हुआ है और उसको कराने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अगर ये हम सबको लगता है कि हाँ ऐसा, तो बहुत कुछ अलग से नहीं करना है, बस हमारे अंदर एक चित्रण बन जाए कि हाँ भाई ये क्रम है जाने का, और बच्चे में ये चीज आ जाएगी। अगर हमारे अंदर क्रम नहीं होता है ना तो हम रैंडमली काम करते हैं।
कभी तो सोचेंगे ये सारा काम इसको आना चाहिए, कभी लगता है छोड़ो कुछ मत करो। तो क्रम से एक एक वर्ष तक, चूंकि आप सब तो शिक्षक हैं कि पाठ्यक्रम का मतलब ही ये होता है, जब हम एक साल तक अ से आहा तक A to Z पढ़ाते हैं तब बच्चे को A to Z आता है। फिर दूसरे साल भी हम A to Z को छोड़ते नहीं हैं, भले हम वर्ड बनाना शुरू कर दें पर A to Z वापस पढ़ाते रहते हैं। मतलब 5th तक बच्चे को स्वर व्यंजन पढ़ाई मतलब 1-2 पार्ट रहते ही हैं ऐसे एक्सरसाइज की। स्वर व्यंजन याद है कि नहीं आपको? पता चला बहुत बड़ा बड़ा लेख लिखने लग गए और स्वर व्यंजन भूल गए हैं। क से ज्ञ तक ना याद नहीं रहता है बच्चों को 5वीं में आते तक, क ख नहीं याद रहता है, तो वो रिपीट कराते ही हैं अपन। तो ये सारी चीज़ों को भी अपन अभ्यास से शिक्षा में डाल सकते हैं, उसका एक अभ्यास प्रयोग चल रहा है ना। तो बोलने की बात बस इतनी है कि मानव जब भी फुलफिल होगा भाव से होगा, और यही कारण है कि भाव की कमी होने से एजुकेशन बहुत हो गया है ना, उससे कुछ नहीं मिला ये बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम जितनी सुविधाओं के साथ हैं ये शिक्षा की ही देन है और वो भी हमारी आवश्यकता है। तो वो तो है ही, अब जो मिसिंग है उसको हमको इसमें ऐड करना है बस, है ना। तो यही है कि हम मानव खुद को समझ जाए, खुद को समझेंगे तो मानव संतान को भी समझेंगे। तो उनके साथ जो एक भावपूर्ण जीने की बात है ना, तो एक तो भावपूर्ण जीना व्यवहार पक्ष, और दूसरा ये जो वस्तु विज्ञान ने हमको दी है ना, आज विज्ञान ने हमको कितना कुछ दिया है, इसका मैं सदुपयोग कर पाऊं ये समझ मेरे में आ जाए। आज मोबाइल है मेरे पास है ना, पर मैं इसका सदुपयोग कर पाऊं। आज घर है, एसी है ना, माइक है, पर मैं इसका सदुपयोग कैसे करूं, बस इतनी चीज को हमको इसमें डालने की ज़रूरत है। तो मेरे को लगता है कि शिक्षा कंप्लीट होने की जगह पर आ गई है अब, है ना, क्योंकि जितना अच्छा वातावरण यहाँ बना है तो एक बहुत अच्छे सहयोग है हम सबके सामने। मतलब मैं तो आत्मीय यूनिवर्सिटी को बार बार धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। कितने बड़प्पन की बात है ये कि आप एक किसी विचारधारा से चल रहे हो और पूरे वर्ल्ड में आप टिके हुए हो, उसके बाद भी आपको कुछ और अच्छा करने की चाहत है, ये कितनी बड़ी बात है। और उसमें आप कहीं कुछ थोड़े से छोटे से रूप में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप स्वागत भाव के साथ हो। तो आत्मीय यूनिवर्सिटी की मैं बहुत बहुत मतलब भाव से आभार मानती हूँ कि मानव जाति के लिए कितना स्वागत भाव है कि उन्होंने इसकी वैल्यू को समझा और उसके लिए आज हम यहाँ खड़े हैं आप लोग के सामने। तो अगर हम सब मिल के कुछ कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो हमारी मेहनत ना सफल होगी। तो मेहनत सफलता का यही मतलब है कि मैं विश्राम की ओर जाऊं, ना कि थकान की ओर। अगर बच्चे इतना पढ़ लिख के जिंदगी के आखिरी में थकान की ओर जा रहे हैं तो हमारी सबकी मेहनत विफल है। अगर टीचर इतनी मेहनत के बाद अगर वो अपने अंतिम समय की तरफ थकान में जा रही है तो उसकी मेहनत विफल है ना। पेरेंट्स अपना तन मन धन लगा कर रखकर अपने वृद्धावस्था में थकान की ओर जा रहे हैं कि मैं क्या पढ़ाई अपने बच्चों को, ये तो मेरी सेवा भी नहीं कर रहे हैं, है ना, ये तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं, ये तो मेरे साथ भी नहीं जी रहे हैं। तो हम सब कहीं अपने जीवन को ये ना माने कि ये हुआ क्या। तो समय रहते यदि ये सारी चीज़ों को जोड़ देंगे तो यही बच्चे हमारा सम्मान निरंतर कर पाएंगे, जिसकी अपेक्षा हर माता पिता को और शिक्षक को है। सिर्फ एक ही अपेक्षा रहती है कि मैंने जो किया उसके प्रति थैंकफुल तो हो जाओ भाई, है ना, इतनी ही तो अपेक्षा होती है। तो वो पूरी हो जाए उसके लिए वैल्यू एजुकेशन को यदि अपन जोड़ते हैं, है ना, और बच्चे थैंकफुल होना ही चाहते हैं, हम उसको दृष्टि नहीं दे पाए, वो क्रिया नहीं दिखा पाए कि देखो आपकी टीचर क्या कर रही है, आपकी मम्मी क्या कर रही है, आपके पापा क्या कर रहे हैं। तो शिक्षा का यहाँ पर जो अर्थ है, परिभाषा है, शिष्टता पूर्ण दृष्टि की उदय प्रक्रिया। शिक्षा की जो परिभाषा है, शिष्टता पूर्ण दृष्टि की उदय प्रक्रिया।
मतलब उसके अंदर शिष्टतापूर्ण जीवन का उदय हो जाए, उस प्रक्रिया को यदि अपन अपना पाते हैं तो शिक्षा पूरी है। तो मेरे को लगता है कि है ना, आप लोग इसमें से कुछ पूछ ही सकते हो। जी जी बताइए, माइक ले लो दीदी। हाँ ओके। और एक मूल्यांकन सत्र जो आप एनुअल फंक्शन में जो करते हैं उसके बारे में अगर थोड़ा। बढ़िया। दीदी की अपेक्षा है उनकी जो 2-3 चीज हम लोग कर रहे हैं उसको मैं बता दूं, शायद वो लाभकारी हो सबके लिए, है ना। तो जैसे अपन भाषा की बात कर रहे थे, तो हम लोग ना शुरू से ही सार्थक भाषा पे काम कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो भाषा में सार्थक भाषा का मतलब है सबसे पहला संबोधन, संबोधन पे काम करना, है ना। जैसे आज के समय में हम एक दूसरे को नाम लेके बुलाने लगे हैं, है ना। अब नाम लेके बुलाते हैं ना तो हमको पता नहीं रहता है कि हमारा आपसे संबंध क्या है। कभी मेरे को आप बहन जैसे लगते हो, कभी बेटी जैसे लगते हो, कभी स्टूडेंट लग रहे हो, कभी लगता है ठीक है ना मेरे कुछ नहीं है। तो नाम से ना संबंध की पहचान नहीं हो पाती है, कभी होती है कभी नहीं होती, क्योंकि मेरा मन है, कभी तो मैं आपको कुछ मान लेती हूँ कभी नहीं मानती हूँ। तो संबोधन पे हम लोग काम करते हैं, जैसे बेटा जी बोलना, है ना। तो बेटा जी बोलना इसका मतलब है कि भाई बेटा जी एक संबोधन है, जैसे मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ। तो बेटा जी बोलने से एक जो भाव आता है ना, और जी और आप लगा के बात करना, क्योंकि बच्चे शरीर से छोटे हैं पर सम्मान तो उनको भी चाहिए। तो तू मैं की भाषा से आप और जी की भाषा में ना बच्चे बहुत अलग ही फीलिंग है उनकी, फिर है ना। छोटे बच्चों की आप लोग कभी देखना ही करके। तो संबोधन शुरू यहाँ से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस संबंध की पहचान कि भाई मैं आपकी अगर टीचर हूँ, अध्ययन कराने वाली हूँ, है ना, तो मैं अध्ययन करा रही हूँ, ये बच्चा देख पाए तो जो संबोधन वो बोल रहे हैं वैसा काम हो रहा है कि नहीं, ये संबंध के बीच की जो अपेक्षा है वो पूरा करता है। वैसे ही भाई जी बहन जी बोलते हैं सब बच्चे आपस में एक दूसरे को, इसका इतना बड़ा रिजल्ट है जो, और आज उसका बहुत बड़ा अपन बोल सकते हैं जो अगर अपन नकारात्मक जो एक देख सकते हैं समाज में, है ना, नाम लेके बोलते बोलते हम बड़े होते हैं, एक समय के बाद हमको पता ही नहीं होता है कि हमारा इनसे संबंध क्या है। हमारी संवेदनाएं कब अनियंत्रित हो जाती है पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही हम भाई जी बहन जी बोलते हैं, है ना, मतलब ये इतनी सुंदर परंपरा से ये भाषा मिली हुई है कि भाई जी बहन जी बोलते ही हमारी संवेदनाएं नियंत्रित रहती है। तो ये जो अभी संवेदनाओं का अनियंत्रित होना भी संबोधन के नहीं होने के कारण है। तो संबोधन इतनी बड़ी चीज है, भाषा है ना, सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। तो एक तो संबोधन का अभ्यास बच्चे शुरू से करते हैं, साथ में संबंध की पहचान भी कि भाई जी बहन जी का मतलब क्या है। तो वो काम पूरा साल भर 8वीं तक चलता है। तो बच्चे को एक पहचान हो जाती है, भाई जी बहन जी हूँ मतलब मेरे को साथ साथ चलना है, स्नेह पूर्वक चलना है और एक दूसरे की उन्नति में सहायक होना है, क्योंकि भाई बहन संबंध का मतलब ही ये होता है ना, कि हम साथ साथ चले। तो ये बात उनमें संप्रेषित होती है। और दूसरी जो दीदी बोल रही थी कि हमारा मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होती है ना, तो मूल्यांकन प्रक्रिया में मूल्यांकन जैसे हम शब्द बोल रहे हैं, मूल्यांकन मूल्यों का आकलन, है ना, लेकिन हम जब मूल्यांकन करते हैं ना तो बच्चे को जो नहीं आता है ना, वो भी उसमें शामिल कर देते हैं। कि जब भी हम पेरेंट्स को बताते हैं बेटा जी को ये आता है, ये नहीं आता है, ये आता है, ये नहीं आता है ना। तो मूल्यांकन जब हम बोलते हैं तो उसको जो आता है उस भाग का मूल्यांकन, है ना। जो नहीं आता है उसको आपको लिखित रिपोर्ट में देने की जरूरत नहीं होती है, ना बोलने की, उसको ठीक करना होता है ना। तो मूल्यांकन हमेशा सही का होता है। तो जो उसको आया उस बात का यदि हम मूल्यांकन कर पाते हैं तो उसको मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन से फिर वो जो नहीं आता है उसको वो ठीक करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण परिवार और विद्यालय दोनों को लेके ही हो जाता है कि बच्चे बहुत टाइम बहुत अच्छे से क्लास करते हैं, है ना, बहुत खुश होके घर में रहते हैं, उस समय हम उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं। आज अच्छी क्लास हो गई, बढ़िया, चलो निकलो, है ना।
हम उस समय कहाँ बोलते हैं बेटा थैंक यू, आज बहुत अच्छी क्लास हुई, आज आप लोग कोई बिल्कुल परेशान नहीं किए, आज देखो हम कितना अच्छा पढ़ाई किए। बच्चा बहुत बार बहुत अच्छी क्लास लेने देता है हमको, है ना, वो सहयोग हमको ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जिस दिन परेशान करता है उस दिन तो हम बोलते ही है आज आप लोग ना बहुत तंग किए, बिल्कुल क्लास अच्छे से नहीं लेने दिए। वैसे ही मम्मी भी पापा भी यही, जिस दिन बच्चा लड़ता है तुम लड़ाई किए, अरे वो आखिरी कितने टाइम वो खुश होके रहता है। तो हर दिन हम कहाँ बोलते हैं बेटा आज मेरा पूरा काम हो गया, आप कितने अच्छे से खेले। तो मूल्यों का यदि आकलन नहीं होता है ना, और हम जो नहीं करता है उसको बार बार बोलते हैं, तो बच्चे के अंदर नहीं जाता है। अगर आप उनको बोलोगे अरे आप आज इतने खुश थे, मेरा कितना काम हो गया, अब बच्चे को लगेगा खुश होना कोई बड़ी बात है। अच्छा क्लास को बढ़िया से अगर बढ़िया हो गई तो ये कोई बड़ी बात हो गई, तो अगले दिन वो सोचेगा आज और अच्छे से क्लास को होने देंगे। टीचर खुश होती है क्योंकि बच्चे ना हमारे माता पिता और टीचर को खुश करना ही चाहते हैं, पर वो खुश तो हो, खुश तो हो, क्योंकि बहुत सारा काम वो ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको खुश होना चाहिए, पर हम अपनी खुशी को बताते नहीं है। तो मूल्यांकन में ना बच्चे जो कर पा रहे हैं उसमें उनको प्रोत्साहन कि आज आपने इतने अच्छे से क्लास की, आज आप बिना लड़ाई झगड़े के खेल लिए, वाह बच्चे क्या बात है ना, आज आप बिना गिराए खाना खा लिए। तो बहुत सारी बात वो लोग कर रहे हैं सही, उसको हम बता पाए, और जो नहीं कर रहे हैं वो उसको वो खुद ठीक कर लेंगे, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि सही क्या है ना। तो मूल्यांकन का एक ये है कि अच्छी बात बताते हैं बच्चों की असेंबली में भी कि क्या अच्छा हुआ आज, उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। नहीं तो ठीक कर ही लेंगे बच्चे, क्योंकि सही करना ही चाहते हैं वो लोग, है ना। ये बात, एक बात और जो दीदी की अपेक्षा है मैथ्स की है कि हम मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। तो जैसे अभी अपन बात की कि शुरू से मैथ्स क्यों, ये इस पे बात होती है ना। तो मैथ्स गणित क्यों, ताकि मैं अपनी आवश्यकताओं को गिन पाऊँ। तो प्री प्राइमरी से ही कि बेटा जी आज आप कितनी रोटी लेके आए हो, है ना, तो 2 रोटी, तो आपका पेट भर जाएगा 2 रोटी से, तो हाँ मेरा पेट भर जाएगा। तो कितनी सैंडविच लाए हो, कितनी इडली लाए हो, तो बच्चे को ना ये पता चलना कि मेरा पेट इतने से भर रहा है, तो मेरी आवश्यकताओं को मैं गिन पाऊँ। आप कितनी पेंसिल लाए, है ना, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान जाएगा कि हाँ इतना मेरी ज़रूरत है। तो प्री प्राइमरी में शेयरिंग नहीं कराते हैं, क्योंकि पहले उसका मन भर जाए, उसी का मन नहीं भरा और हम बोलेंगे बेटा शेयरिंग करो, तो वो मन से नहीं करेगा, फिर वो अपने टिफिन को भी छुपाएगा, है ना, अलग से खाना चाहेगा, क्योंकि उसको शेयरिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि उसका मन नहीं भरा है। तो पहले उसका मन भर जाए। अगर उसको 4 इडली की ज़रूरत है तो हम उनकी मम्मी जी को बोले 5 दो, उसको बढ़िया से खाने दो। फिर जब वो निश्चित हो जाए कि हाँ मेरा इतने में पेट भर जाता है, तब हम बोलते हैं कि उनकी मम्मी जी को बोलते हैं कि आप 2 रोटी ज़्यादा डालना। अब वो बच्चे को अपने आप लगता है अध्यापिका जी आज ज़्यादा दिए हैं मम्मा, मैं शेयरिंग कर सकता हूँ। अब वो खुश होकर सबके साथ खाना खाना चाहेगा, क्यों, क्योंकि उसको दिख रहा है कि टिफिन में मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ये जो है कि अपनी आवश्यकता को गिन पाए, तभी वो देख पाएगा कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मेरे पास है। तो पेंसिल कितनी है ना, ऐसे ही घर में आपके पास कपड़े कितने हैं, जूते चप्पल कितने हैं, बहुत सारी बात होती है। तो जैसे दीदी बता रही थी, है ना, कि उन्होंने एक दीवार बनाई है जहाँ बच्चे दे पाए। तो अगर ये अभ्यास रहेगा ना, तो हर दिन बच्चों को लगेगा ये मेरे पास ज़्यादा है, ये मैं वहाँ दे के आ सकता हूँ, लेकिन उसको अपनी आवश्यकता पता चल जाए। तो गणित क्यों, ताकि उसको अपनी आवश्यकता पता चल जाए। वही फिर धीरे धीरे कि भाई आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, उतने ही टेबल चेयर है कि नहीं, आपके घर में जितने मेंबर हैं उतने ही आपके तकिए हैं कि नहीं, चद्दर है कि नहीं, बर्तन है कि नहीं। तो बच्चे लोग ये देख पाते हैं कि हमारे घर में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है ना। क्यों, क्योंकि मम्मी को पता है कि कभी मेहमान भी आते हैं। तो आपकी मम्मी भी हर समय गणित करती है, ये भी बता पाना। ये जो भैया बोल रहे थे ना कि भाई माँ की वैल्यू क्यों नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, बच्चों को लगता है माँ को गणित नहीं आता, माँ को इंग्लिश नहीं आती, है ना। तो ये बता पाना कि देखो माँ संबंधों को निभा रही है, तो भाषा तो आती ही है,
उसको पर्पस भी पता है। माँ व्यवस्था देख रही है परिवार की, तो माँ को तो आपसे अच्छा गणित आता है। उसको पता है आज मेहमान आ गए तो मेरे को 2 कटोरी आटा ज़्यादा लगाना है। तो ये जो पूरा गणित के ऊपर संवाद है ना, इससे बच्चे के अंदर अपनी आवश्यकताओं को देखना आता है। तो 5वीं तक का व्यवहारिक गणित है कि वो अपने रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताओं को देख पाए, गिन पाए और उससे अधिक है ये देख पाए। फिर 6 के बाद वो उससे अधिक उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे हर सब्जेक्ट पे बात होती है। तो ये बात थी, तो मेरी बात तो अब हो गई। आप लोग को कुछ पूछना हो या शेयरिंग हो, कोई बात हो तो जितना समय के हिसाब से, वैसे इसका पाठ्यक्रम पूरा बहुत अच्छा बना हुआ है ना। तो आप जो पढ़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसी में शामिल होने की बात है, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है ना, अगर ये ठीक लगता है तो आप लोग में से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो, नहीं तो बढ़िया। तो पारस भैया है ना। एक दीदी अगर